अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर अमित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। केस स्टडीज की इस सीरीज में आज जिस साल के हम प्रश्न डिस्कस करने लगे वाले हैं वो है ईयर 2014। और आज हम कुछ और क्वेश्चंस और केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी आज की पहली केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। जो ये केस स्टडी है इसके ऊपर ऑलरेडी कई बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, पर फिर से देखते हैं। और ये केस क्वेश्चंस करते हुए आप लोग को एक बात ये भी समझ में आ रही होगी कि चाहे यूपीएससी हो या कोई और आप स्टेट पीसीएस दे रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने क्यों जरूरी है। देखो एज इट इज, अगर क्वेश्चन ना भी रिपीट हो रहा हो लेकिन क्वेश्चंस की थीम रिपीट होती है, तो अगर आपने एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लिया, समझ लिया, तो आप क्वेश्चंस की थीम को समझ सकते हैं। आप क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं उनको आप एनालाइज कर सकते हैं और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। आजकल दुनिया भर में आर्थिक विकास पर जोर बढ़ रहा है, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है? पर्यावरणीय क्षरण। ठीक है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो यहाँ पे हमारे सामने दो मुद्दे क्या क्या हैं? एक आर्थिक नैतिकता का बनाम पर्यावरणीय नैतिकता। जहां आर्थिक नैतिकता, इकोनॉमिक एथिक्स, बात करते हैं किसकी? कि विकास होना चाहिए। और ये विकास को कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी की टर्म्स में, ठीक है, जीएनपी की टर्म में, और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जब ये बढ़ती है तो माना जाता है कि विकास होता है। और लाभ अधिकतम होना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक नैतिकता बनाम वहीं अगर पर्यावरणीय इन्वायरमेंट एथिक्स की बात करें तो इन्वायरमेंट एथिक्स के बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या है, सिद्धांत क्या क्या है? कि पर्यावरण जो है, पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा अंतर पीढ़ीगत समता यानी कि इंटर जनरेशन इक्विटी होनी चाहिए। और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिकल्पना या अवधारणा किसने दी थी? ब्रंटलैंड कमीशन। इन्हीं दोनों के टकराव को लेकर या कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हमारी ये पहली केस स्टडी है। तो आर्थिक विकास, लेकिन उससे होता है पर्यावरणीय क्षरण। तो कई बार हमें विकास गतिविधि और पर्यावरणीय गुणवत्ता के बीच में सीधा संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब ना ही तो विकास को रोकना सही है, ना ही पर्यावरण को खराब करते रहना उचित है। इसीलिए हमें कुछ ऐसी व्यवहारिक रणनीतियों पर चर्चा करनी है जो सतत विकास की ओर ले जा सके। अब देखिए, यहां बोला गया है कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताइए जो हमें विकास की तरफ लेके जाती है। अब यानी कि यहाँ पे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होने चाहिए। कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है, एक तो वो एक स्टेट में बन रही है, तो उसे बना कौन रहा है? स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। ठीक है, किसके लिए बन रही है? अगर डेवलपमेंट के लिए बन रही है, डेवलपमेंट से सीधा सा हम प्रोड्यूसर वाली साइड या जो उत्पादक करता है उसकी साइड समझ सकते हैं। और यहाँ दूसरा पक्ष देख सकते हैं किसको? इंडस्ट्रीज। तीसरा जो उपभोक्ता है या कंज्यूमर है। और अगर पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो क्या है? सिटीजन। तो तीन यहाँ पे हमें महत्वपूर्ण हितधारक या शेयर होल्डर, उसके नजरिए से क्या रणनीति हो सकती है कि आर्थिक विकास भी हो जाए और पर्यावरण का संरक्षण भी बना रहे, पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे, इन दोनों के बीच में संतुलन हो, ताकि कहते हैं ना कि वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ी की जरूरतों के साथ किसी भी प्रकार का कोई, कहते हैं ना कि किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, भेदभाव ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है। माफ कीजिएगा, एक आधी जगह शब्दों में मैं थोड़ा अटक रही हूँ। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कुछ शब्दों में कई बार बैक ऑफ द माइंड नहीं आ पाते हैं। तो कुछ व्यवहारिक रणनीतियों पे चर्चा करें तो हम जानते हैं कि एक तरफ तो है गवर्नेंस या शासन, उद्योग, नागरिक,
और अदर में हम मीडिया, एनजीओ या जुडिशरी में भी स्पेसिफिकली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इंडिया के कंटेक्स्ट में हम उनकी बात कर सकते हैं। अब देखिए शासन का काम क्या होता है, एक सेकेंड रुकिए। शासन का काम होता है नीति निर्माण का, ठीक है। अब नीति निर्माण के 3 बेसिकली स्टेजेस होते हैं और उन तीनों स्टेजेस पे हमें पर्यावरण और विकास दोनों में संतुलन रखना होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमें पर्यावरण तथा विकास दोनों के बीच में बनाए रखना है संतुलन, ताकि उससे क्या हो सके, सतत विकास। अब सतत विकास के लिए हमें रणनीति या अगर प्लान देना है तो हमारी रणनीति में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि शासन या गवर्नेंस, दूसरा उद्योग और तीसरा नागरिक। ये 3 मुख्यतः, ठीक है, जो भी हमारी रणनीति होगी उसमें। तो शासन के स्तर पे क्या किया जा सकता है, करना क्या है कि पर्यावरण और विकास दोनों के बीच में क्या बनाना है, बैलेंस, ठीक है। तो शासन के स्तर पे, उद्योग के स्तर पे, नागरिक के स्तर पे। पहले शासन के स्तर पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे ही आ जाते हैं। अब देखिए शासन का काम क्या होता है या सरकार का काम क्या होता है। सरकार का काम होता है नीति निर्माण करना, ठीक है। सरकार का काम है नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन या पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम होता है। अब कोई भी सरकार अगर जब नीति निर्माण करना चाहती है तो नीति निर्माण की कितनी स्टेजेस हो सकते हैं, किसी भी नीति, किसी भी योजना की कितनी स्टेजेस हो सकती है। सबसे पहले तो प्लान करना, ठीक है, नियोजन या फिर प्लानिंग। दूसरा क्या होगा, इम्प्लीमेंटेशन या फिर क्रियान्वयन। और तीसरी स्टेज इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन। अब देखिए सरकार को क्या बनानी है, एक पॉलिसी बनानी है, ऐसी पॉलिसी जिससे डेवलपमेंट, विकास भी हो और पर्यावरण पर किसी प्रकार का बहुत ज्यादा दबाव, नुकसान या क्षरण, इरोजन ना हो। तो विकास करना है पर पर्यावरण पर भी, कहते हैं ना कि गलत, पर्यावरण शरण भी नहीं करना है, पर्यावरण इन्वायरमेंट इरोजन भी नहीं करना। तो विकास भी करना है और पर्यावरण को भी ध्यान में रखना है, और ये परिकल्पना हुई सतत विकास की। अब अगर प्लानिंग के टाइम पे दिमाग में रखिएगा इस बात को, इसलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेवलपमेंट करना है तो यहां हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मान लीजिए एक इंडस्ट्री खोलनी है, तो डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट करने के साथ साथ इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है। तो अगर आपको एक इंडस्ट्री या मान लीजिए एक प्लांट लगाना है या कोई यूनिट लगानी है या कोई फैक्ट्री खोलनी है, कुछ भी करना है, डेवलपमेंट से मान ले, डेवलपमेंट से माने क्या, रोजगार देगा, उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, लोगों के जीवन का स्तर बढ़ेगा, ठीक है। पर्यावरण माने क्या, पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, सतत विकास की प्रकल्पना, अंतर पीढ़ीगत समानता या समता। तो प्लानिंग, जब एक हमें किसी यूनिट को लगाना है तो प्लानिंग करनी है, उस प्लानिंग में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, हमें रणनीति बतानी है ना। तो रणनीति बताने में अलग अलग स्टेक होल्डर अपने अपने स्तर पे क्या क्या कर सकते हैं। ये हमारी हो सकती है कि सरकार को क्या करना चाहिए, उद्योग को क्या करना चाहिए, और एक नागरिक होने के नाते हमें क्या करना चाहिए, यही हमारी पॉलिसी है। तो हम ये कह सकते हैं
कि जब भी कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए, कोई भी डेवलपमेंट प्लान बनाना जाए, तो ये जो प्लानिंग है ये विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। पहली चीज, विकेंद्रीकृत या डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब है कि ऐसा जो प्लान है वो बॉटम अप, वो नीचे से ऊपर जाना चाहिए। यानी कि आप कोई भी विकास की जो योजना बनाना चाहते हैं, उस योजना के सुझाव या उससे क्या क्या फायदे या क्या हानि हो सकती है, वो चीजें नीचे से ऊपर जानी चाहिए। यहाँ उदाहरण स्वरूप आप डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, पीसा, पीसा जो ग्राम सभा होती है, और इसके अलावा कैंपा फंड्स जो यूज करे जाते हैं पर्यावरण को वापस से, वो कहते हैं ना कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए। तो इन समितियों का मतलब आप डिसेंट्रलाइज्ड ग्राउंड लेवल पे इस चीज की प्लानिंग करिए कि क्या इन्वायरमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो एक तो विकेंद्रीकरण होना चाहिए योजना में। दूसरा कि ऐसा कोई भी प्लान होने के समय, होने से पहले और होने के बाद भी सबसे ज्यादा जरूरत है उसके इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट की, यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। आप चेक करेंगे कि कैसे जो ये प्रोजेक्ट है इसका क्या असर पड़ने वाला है, और जो भी असर पड़ने वाला है क्या हम उस असर को, उस प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं, क्या कोई और वैकल्पिक तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। और इसके अलावा जरूरत है कि हम जो भी प्लान बनाएं, ठीक है, उसमें संरक्षण की योजनाएं भी शामिल हों, तथा अगर मान लीजिए कोई ऐसी तकनीक है, टेक्नोलॉजी है जो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा रही है, तो ऐसी कोई उसका विकल्प वो भी हमें उस पे भी काम करना चाहिए कि विकल्प क्या होगा, संरक्षण के, कंजर्वेशन का प्लान क्या होगा। ठीक है, तो नियोजन, जब कोई भी आप प्लान फॉर्मुलेट करते हो डेवलपमेंट के लिए, पहला तो वो प्लान विकेंद्रीकृत, डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर बैठ के डिसाइड कर रहे हो और आप नीचे जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हो। नीचे से चीजें आनी चाहिए, या फिर पार्टिसिपेटरी, सहभागिता पूर्वक होना चाहिए कि यानी आपने प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया और आपने निचले लेवल पे पूछा, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप उसके साथ आगे नहीं जाएंगे। और हर एक स्टेज पे, खासकर बनाने से भी पहले, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, टेस्टिंग तो हो सकती है ना, कि कोई भी अगर मतलब मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है, कोई केमिकल फैक्ट्री लगानी है, ये अगर अनट्रीटेड वेस्ट नदी में डाला तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट किया जा सकता है। इसलिए अगर फैक्ट्री डालनी है तो पहले ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट प्लांट कितने के लगेंगे और कहाँ लगाए जाएंगे। तो रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है, और आपको पहले ही योजना बनानी है कि पर्यावरण प्रभाव एक तो मूल्यांकन, और मूल्यांकन करके पर्यावरण पर जो भी उसके इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो एक संरक्षण योजना भी साथ साथ आपकी तैयार होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लानिंग के स्टेज पे ये हो सकता है। सेकंड, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे। अब इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे क्या किया जा सकता है, ये जरा हम देखते हैं। और ये शायद दिखेगा नहीं, देखिए इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे क्या किया जा सकता है। क्रियान्वयन के स्टेज पे हम इसमें समझिए कि जो पर्यावरण की तरफ, पर्यावरण के लिए क्या किया जा सकता है कि स्ट्रिक्टर इन्फोर्समेंट, यानी कि सख्त क्रियान्वयन होना चाहिए, सख्त क्रियान्वयन होना चाहिए किस चीज का, जो भी पर्यावरण के नॉर्म्स हैं, ठीक है, पर्यावरण के जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी नियम हैं, कानून हैं, पर्यावरण के जो भी स्टैंडर्ड्स या मानक हैं, उनका मतलब कि क्लियरेंस सर्टिफिकेट सब जो हैं वो ऐसे नहीं कि यूं ही ले लिए गए हैं। इन्वायरमेंट पोल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट हुए या कोई भी मतलब कितना आपको इम्पैक्ट करना है, वो सारी चीजों में तो सख्त क्रियान्वयन। ठीक है, और उसके अलावा नियमित, रेगुलर
मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, रेगुलर मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट यानी कि नियमित निगरानी व मूल्यांकन। रेगुलर इंस्पेक्शंस, ठीक है, इनफैक्ट सरप्राइज इंस्पेक्शन, ये चीजें करी जानी चाहिए। और इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे क्या किया जा सकता है कि चेक करना चाहिए सबसे ज्यादा तो कि कितना प्रदूषण हो रहा है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं, और देखना चाहिए कि कितने पेड़ों की कटाई या इस तरीके से भूमि को लेने के लिए बहुत ज्यादा तो ये नहीं करा गया है, पेड़ नहीं काटे गए हैं, और अगर डिफोरेस्टेशन, पेड़ काटे गए हैं तो उसके बदले में कहाँ पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये, इसके अलावा सरकार क्या कर सकती है कि इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी मतलब पर्यावरण के नॉर्म्स हैं, कुछ मार्केट या बाजार, मार्केट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकती है। जैसे आप सब लोगों ने सुना होगा, क्या मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकती है? कंजर्वेशन, कार्बन टैक्स, इसके अलावा ग्रीन कार्बन बॉन्ड, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, कार्बन टैक्स वगैरह आप जानते हैं कि मतलब आपको जो लिमिट है उस लिमिट से ज्यादा अगर कार्बन एमिशन आप करते हो तो आप ये टैक्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने कार्बन ट्रेडिंग के बारे में भी सुना होगा कि मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से कुछ सर्टिफिकेट्स, कार्बन सर्टिफिकेट्स लेती है कि कितना इमिशन का लेवल, ये सब आपने इन्वायरमेंट में चीजें अच्छे से पढ़ी होंगी, तो इसलिए इनको मैं बहुत ब्रीफली यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रही हूँ कि इनको यहाँ पे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा मूल्यांकन, अब इवेल्युएशन में आप सब जानते हो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट इवेल्युएशन बहुत स्ट्रिक्टली होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है कि इवेल्युएशन के लिए, इवेल्युएशन या मूल्यांकन, इसमें एक चीज तो ये है कि मूल्यांकन में हम तकनीक का, टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कर सकते हैं, जैसे कि सैटेलाइट हुई, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम या सर्विलांस सिस्टम के लिए जैसे हम सैटेलाइट्स का यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम एआई के थ्रू भी निगरानी रख सकते हैं। एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का यूज किया जा सकता है, सैटेलाइट का यूज किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने इन्वायरमेंट के नॉर्म्स बनाए थे, अगर कोई ऐसा उद्योग है या कोई ऐसी परियोजना है, प्रोजेक्ट है जो वो नॉर्म्स को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए एक तो कोई सस्टेनेबल, ठीक है, सतत विकास वाला विकल्प क्या हो सकता है, यानी कि कोई टेक्नोलॉजी अलग यूज हो जाए। जैसे हम जानते हैं कि जैसे पहले कोल का इनका बहुत यूज होता था, उससे कार्बन उत्सर्जन बहुत ज्यादा होता था, तो टेक्नोलॉजी, क्लीन टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, जैसे अपना सोलर टेक्नोलॉजी या कुछ विंड एनर्जी, इस तरीके से, ठीक है, यानी क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। तो क्या कोई विकल्प है? और अगर कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है और पर्यावरण को होने वाली हानि बहुत ज्यादा है, तब क्या किया जा सकता है कि एक मिटिगेशन स्ट्रैटेजी फेज आउट करने के लिए, यानी कि इस परियोजना को से बाहर निकलने के लिए, अलग तरीके से उसको बंद करने के लिए एक शमन योजना या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। तो इवैल्यूएशन की स्टेज पे आप इवैल्यूएट करते हो क्या इम्पैक्ट है। इवैल्यूएशन वैसे फर्स्ट स्टेज से शुरू हो जाता है, हर स्टेज पे होगा। यहाँ पे बस एक चीज ये है कि भाई आपने अगर देख लिया कि भाई कोई प्रोजेक्ट है जिसका बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो उसके क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, और अगर अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है तो, या अवेलेबल है भी, तो उसको तो बंद करना पड़ेगा। तो उसको फेज आउट करने के लिए शमन परियोजना या मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। चलिए, तो ये हुआ गवर्नेंस के लेवल पे।
और मैंने बता दिया था इन्फोर्समेंट के उसमें भी कि स्ट्रिक्टली जो है, जैसे हमारी कंट्री में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसके अलावा एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सब के एक्ट्स हैं, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट है, पोचिंग बैन कर रखे, ये सबको, ये सारे जो एक्ट्स हैं इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। और ये स्ट्रिक्टली तब फॉलो करे जाएंगे जब जो हमारे अगले हितधारक हैं वो जागरूक होंगे, और ये हैं हमारे नागरिक। देखो, किसी भी देश में वहां का पर्यावरण सुरक्षित है या नहीं, वहां की कानून व्यवस्था कितनी दुरुस्त है, वो समाज कैसा है इस पर निर्भर करता है। और समाज कैसा है ये निर्भर इस बात पर करता है कि वहां के नागरिकों के नैतिक सिद्धांत क्या है, उनके एथिक्स क्या है, उनके सोशल एथिक्स क्या है, उनके मॉरल एथिक्स क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, सॉरी। देखो, आप लोग सब जानते हैं कि हम कई बार देखते हैं जापान में नालियों में भी मछलियां चलती दिखती हैं, मतलब तैरती दिखती हैं, सॉरी, चलती नहीं दिखती हैं, ठीक है। और हम कई कंट्रीज की बात करते हैं जहां वेस्ट सेग्रीगेशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, पर भारत में मतलब हम कहते हैं कि गंदगी है, तो गंदगी डाली भी तो हमने है, अपशिष्ट प्रबंधन नहीं है। हम, चलो कोई और जो भी कर रहा है, क्या हम अपने घर में ही गीला और सूखा कचरा, हम इतने सालों से सुनते आ रहे हैं, क्या ये हमारे यहाँ पे हुआ है अपशिष्ट प्रबंधन अपने घर के स्तर पर? हम भी तो सारा कचरा मिक्स करते हैं, तो हम दोषी हैं। इसलिए जो मूल जड़ है वो नागरिक होते हैं, और वहीं से ही सारे विकास, सारी सुधार, सारे रिफॉर्म्स लागू होने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जरूरी है कि जो नागरिक हैं वो एक सतत जीवन शैली, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को अपनाएं। सतत जीवन शैली का मतलब ये है कि वस्तु का कम से कम उपयोग, पहली चीज। दूसरा, आप लोकल जो मतलब परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका इस्तेमाल करें। तीसरा, वेस्ट को, अपशिष्ट को अलग अलग छांटा जाए, समझ रहे हैं, अलग अलग इसके। चौथा, पांचवा, कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए या प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना किया जाए, ठीक है। तो एक सतत जीवन शैली की, जो आपकी जीवन शैली है रोजमर्रा की, वो पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। इसी के ही तहत इंडिया में एक लाइफ मिशन चलाया गया था। सतत जीवन शैली या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल कैसे चीजों को बदलता है, इसका एक उदाहरण, क्योंकि मैंने बताया क्या, एक तो 3R, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि जो भी चीजें हैं कम से कम रिड्यूस करो उनको, मतलब पता ना, 100 तरीके के आइटम नहीं चाहिए, बहुत थोड़े में जिसमें आपका काम चल जाए, ताकि कम से कम पर्यावरण पे दबाव हो, ठीक है। देन रीयूज, देखिए कि कितनी चीज रीयूज हो सकती है, और रीयूज होने के बाद भी कैसे वो रिसाइकल, मतलब मान लीजिए खराब हो गई, डिसमेंटल करनी पड़ी, वापस जोड़कर कैसे, ताकि कम से कम नए प्रोडक्ट हमारी इकोनॉमी के साइकिल के अंदर आए, कम से कम चीजों की। ये उपभोक्तावादी जो मतलब एक होता है ना कि कंज्यूमरिज्म, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मतलब हंड्रेड्स ऑफ अल्टरनेटिव्स, तो हंड्रेड्स ऑफ अल्टरनेटिव्स हमने इकट्ठे कर रहे हैं, इससे पर इस अल्टरनेटिव्स के दौड़ ने ही पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। तो एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए। इसका एक जो उदाहरण हो सकता है वो हो सकता है इंदौर। आप सब लोगों ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत जैसे जो भी इंदौर का नाम अवश्य सुना होगा। आप जानते हैं इंदौर में केवल कुछ ही साल हुए हैं, यहाँ जो मेन एक चीज करी गई है ना, वो करी गई है लोगों के द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। और इंदौर में मैंडेटरी, अनिवार्य कर रखा है, और अब तो जुर्माना भी लगा है। वैसे अपने हरियाणा में भी कई डिस्ट्रिक्ट में ये चीज होने लगी है कि अगर आपने घर पे मिक्स कचरा फेंकते हैं तो ऐसा किए जाने पर आपको कुछ जुर्माना लगाया जाएगा, तो मिक्स कचरे की गाड़ी नहीं लेगी। तो इसलिए अपशिष्ट प्रबंधन इंदौर में, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन और कचरा पृथकीकरण,
यानी कि वेस्ट मैनेजमेंट करना है और उसे अलग अलग करना, ये मैंडेटरी कर दिया। और इसी के ही कारण है कि इंदौर भारत का 100% सबसे स्वच्छ शहर है, जहां की वायु स्वच्छ है, जहां का जल स्वच्छ है, ठीक है, और स्वच्छ भारत अभियान में लगातार नंबर 1 की रैंकिंग पे बना हुआ है। इसके अलावा दूसरी चीज क्या करी जा सकती है? दूसरी चीज जो करी जा सकती है वो है कानून एवं सामाजिक सक्रियता, लीगल एंड सोशल एक्टिविज्म। यानी कि अगर एक नागरिक होने के नाते आप ये देखते हैं कि कुछ गलत हो रहा है, आपके पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे हैं, बिना ट्रीट किया हुआ, मतलब वेस्ट को ट्रीट किया हुआ या केमिकल को ट्रीट किया हुआ पानी जो है वो नदियों में बहाया जा रहा है, कचरा खुले में फेंका जा रहा है, तो आप कानूनी तौर पर एक समाज के तौर पर इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं। जैसे भारत में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL, इसका कई बार इस्तेमाल किया गया है पर्यावरण के संरक्षण के लिए। इसमें जो एक सबसे फेमस केस आता है वो है MC मेहता केस, कई बार क्लास में डिस्कस हो गया है। इसी केस का जो था ये निर्णय था कि जो हमारे राज्य हैं वो संसाधनों के मालिक नहीं हैं, वो केवल उनके ट्रस्टी हैं। तो उनका जो काम है, मतलब उनका जो काम है वो उनको संरक्षण प्रदान करने का है सभी संसाधनों पे, वो उनके मालिक नहीं है। ये और ये बेसिकली जो गंगा नदी में पहले प्रदूषण की समस्या थी, क्या मतलब अभी भी है, और आप जानते हैं इसके लिए नमामि गंगे और पता नहीं कितनी परियोजनाएं चली हैं इस नदी के जल को साफ करने की। तो उसके उसके गंगा के प्रदूषण को लेकर MC मेहता जी ने ये केस किया था। और क्या किया जा सकता है? आप सब लोगों ने कम्युनिटी कंजर्वेशन या सामुदायिक संरक्षण के बारे में सुना होगा कि एक समुदाय के तौर पर आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने गांव, अपने शहर, अपने क्षेत्र के पर्यावरण की रक्षा करें। इसमें हमारे पास कुछ जो उदाहरण आते हैं वो है बिश्नोई समुदाय राजस्थान में, अमृता बिश्नोई जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। 1730 से ही ये अपने क्षेत्र के खेजड़ी वनों का, अपने जो खेजड़ी के पेड़ होते हैं यहाँ पे, जो आपने काला हिरण का केस जरूर सुना होगा, खेजड़ी वन, अपने जीव जंतु, इनका संरक्षण करते आए हैं, ठीक है। तो एक तो बिश्नोई समुदाय, दूसरा आपने उत्तराखंड में वन पंचायतों के बारे में सुना होगा। इन वन पंचायतों की ही पहल थी पेड़ों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे किसी भी तरीके का कोई ज्वलनशील जो मतलब चीजें होते हैं ना, इनफ्लेमेबल, जिनसे आग पकड़ जाती है, और वो गर्मी के टाइम पे इन पेड़ों पर और यहाँ पे ना लगाया जाए, ताकि वनों में जो आग लगने की घटना है उसमें कमी आए। देखिए ये वन पंचायतों की ही उत्तराखंड में देन है कि आज के वक्त में उत्तराखंड में 60% तक यहाँ पे हर गांव के लेवल पे वन पंचायतें बनाई गई, कि जिससे ये तय करा जा सके कि वन संरक्षण कैसे होगा। हर गांव के लेवल पे, तो एक छोटी इकाई पे वनों को बचाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया था, और उसी की ही देन है कि 60% तक जो फॉरेस्ट फायर वाली घटनाएं हैं, वनों में आग लगने वाली, उनमें उत्तराखंड में कमी देखने को मिलती है। देखिए फॉरेस्ट फायर के कुछ तो नेचुरल रीजंस ही होते हैं, पर आजकल बहुत ज्यादा मैनमेड होने लगे हैं। तो ये हमारा तीसरी चीज हो सकती है। चौथा, तो ये तो था समुदाय आपके सिटीजन के तौर पे। तीसरा हमारे हितधारक कौन थे? उद्योग। तो उद्योग धंधों को जरूरत है कि वह पॉल्यूटर, प्रदूषक से पार्टनर बने, यानी कि उद्योग धंधे पर प्रदूषण फैलाने का इल्जाम ना लगे,
अगर वो प्रदूषण के जो भी यूनिट है उससे हो रहा है तो उसको वो संतुलित करने के लिए बढ़ चढ़कर भागीदारी ले पर्यावरण के संरक्षण में। और क्या किया जा सकता है उद्योग धंधों के स्तर पर? सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था का। जैसे पहले हम 3R पढ़ते थे ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है, इसका आप चाहे इंग्लिश में ही टर्म्स यूज कर लेना, वो 5R पे चलती है। पहले तो बोलती है रीथिंक, दूसरा बोलती है रिविजिट, रीथिंक, रिफ्यूज, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज एंड देन रिसाइकल। तो जो ये सर्कुलर इकोनॉमी या चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा है, ये क्या बोलती है कि कोई भी उत्पाद को बाजार में लाने से पहले आप एक बार उस पर जरूर सोचिए कि उसका हमारे पर्यावरण पर, एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या वह लाना जरूरी है, अगर उसे लाया जाए तो एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे उन प्रभावों को, कि अगर उन प्रभावों को टाला नहीं जा सकता तो कैसे कम किया जा सकता है। सो यू नीड टू रीथिंक। अगर उनका डिजाइन इस तरीके का है कि उनको नहीं, मतलब अब मान लीजिए, जो ये तो बात हो गई कोई नया ग्रीन फील्ड चीजों की, अब ब्राउन फील्ड जो पहले से चीजें हैं जिनका उत्पादन हो रहा है और उनका जो पर्यावरणीय प्रभाव है उसे कम नहीं किया जा सकता, तो कैसे उन्हें रीडिजाइन किया जा सके, ताकि उन्हें रीडिजाइन, जो ऑलरेडी प्रोडक्ट है उन्हें रीडिजाइन किया जा सके ताकि वो पर्यावरण के अनुकूल बन जाए। तो ये होगा रीथिंक में। दूसरा रिफ्यूज, अगर पर्यावरण को होने वाली हानि उस उत्पाद से मिलने वाले फायदे से कहीं अधिक है तो ऐसे प्रोडक्ट को हमें फेज आउट कर देना चाहिए, अपने सिस्टम से, अर्थव्यवस्था से ही बाहर निकाल देना चाहिए, और उसके लिए मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, शमन नीति बनानी चाहिए, कैसे उससे बाहर निकाला जाए, उसे कम किया जाए। रिड्यूस, यानी कि जो भी उत्पादन है, जो भी कचरा है, आप जो भी चीजें कंज्यूम करते हो एक इंडस्ट्री के तौर पर, रॉ मटेरियल की फॉर्म में या किसी और फॉर्म में, आपको उसे रिड्यूस करना है। जो आप इनपुट ले रहे हो उसको रिड्यूस करना है। दूसरा, जो आप आउटपुट देते हो, आउटपुट में एक तो क्या है, इन्वायरमेंट एक्सटर्नैलिटी, यानी कि पर्यावरणीय लागतें। पर्यावरणीय लागतों में क्या चीजें आती हैं, कचरा आपने कितना दिया, प्रदूषण आपने कितना दिया, आपने जहर कितना दिया है जल में, आसमान में, तो कैसे उसे रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे कि फिल्टर्स लगाए जाते हैं, फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया जाता है, आप सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए, सस्टेनेबल जो तकनीक है उनका, तो कैसे रिड्यूस किया जाए। और रीयूज, यानी कि जैसे हमने अभी, मैंने बात करी फ्लाई ऐश की, जो बड़े बड़े ये चिमनियां हैं कार्बन की, उनसे निकलने वाले धुएं से, और जब ये जलती हैं जो राख है उससे सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यानी कि वो चीज आपकी इकोनॉमी में ही इस्तेमाल हो रही है। और रिसाइकल, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट, कोई पेन है, उसको डिसमेंटल कर दिया गया है तो कैसे इसका एक एक पार्ट उसे रिसाइकल करा जाए ताकि कम से कम नई चीजें इकोनॉमी के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर इंट्रोड्यूस हो। दूसरा क्या किया जा सकता है, दूसरा है ग्रीन इनोवेशन, हरित नवाचार। हम, क्वेश्चन क्या है, रणनीतिक योजना का, रणनीतिक योजना बनाते हुए हम बता रहे हैं कि अलग अलग हितधारक किस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ब्रीफली मैं आपको बता दूंगी, ऐसा ना लगे कि ये पूरा कहां पहुंच गए हम। तीसरा, संसाधन दक्षता, रिसोर्स एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि जो भी संसाधन है कम से कम उनका उपयोग हो
कम से कम उपयोग और उससे अधिक उत्पादन, यही होता है। रिसोर्स को एफिशिएंसी से यूज करना, अधिक से अधिक उत्पादन। चलिए, तो चक्रीय अर्थव्यवस्था, हरित नवाचार, संसाधन दक्षता और कम से कम उपयोग, ये 3-4 चीजें हम लोग इसमें देखते हैं। तो अब एक बार ब्रीफली देख लेते हैं हमने क्या किया है, क्योंकि ये आपकी पीडीएफ में थोड़ा अलग तरीके से दिया है, मैंने थोड़ा आप लोग को अलग किया है कि हमें बतानी थी कि पर्यावरण और विकास के बीच में संतुलन बनाने के लिए एक सतत विकास की योजना बताइए। हम जब ये योजना बताए तो हमने बात करी कि सतत विकास के लिए कौन कितने हितधारक है। एक तरफ तो सरकार है, एक उद्योगों को कुछ चीजें करनी चाहिए और नागरिकों को कुछ करनी चाहिए। सरकार का काम होता है नीति निर्माण का। नीति निर्माण के 3 स्टेजेस होते हैं, प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग के बाद होता है इम्प्लीमेंटेशन और फिर होता है इवेल्युएशन। इन तीनों ही स्टेजेस पे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। जो भी योजना बनाई जाए विकास की, वो विकेंद्रीकृत होनी चाहिए या फिर उसमें सहभागिता होनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात किया कि क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे बहुत जरूरी है कि रेगुलर मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन हो। इसके अलावा जो भी इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड या पर्यावरण मानक हैं, उनका सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उनको सख्ती से लागू किया जाए। और इसके अलावा थर्ड, मूल्यांकन में भी जरूरत है कि कोई भी योजना जो चल रही है, कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसका क्या असर इन्वायरमेंट पे पड़ रहा है। अगर वो परियोजना ऐसी है जिससे लाभ जो है वो कम है लेकिन हानि ज्यादा है, तो उससे के लिए क्या शमन नीति या मिटिगेशन स्ट्रेटेजी हो सकती है। तो ये हुआ सरकार के स्तर पे। फिर हमने नागरिक के आपको सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, उदाहरण स्वरूप लाइफ मिशन, यानी कि आप जो है अपने जीवन के हर स्तर पे कम से कम मतलब वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा आपका बिहेवियर या व्यवहार पर्यावरण अनुकूल है। इसमें हमने इंदौर का एग्जाम्पल देखा। फिर कानून व सामाजिक सक्रियता, मैंने पीआईएल की बात की। इसके अलावा सामुदायिक संरक्षण, जिसमें बिश्नोई समुदाय, वन पंचायतें, साकरेड ग्रुव्स आपने सुना होगा। और उद्योगों के चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना चाहिए, 5R को, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट के लिए। ग्रीन इनोवेशन, जैसे सोलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी को यूज करना, यानी सस्टेनेबल जो है, इन्वायरमेंटली के लिए सस्टेनेबल जो अल्टरनेटिव्स हैं उनका यूज करना या उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाना। संसाधन दक्षता, यानी कि रिसोर्सेज का भी कम से कम उपयोग में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारी रणनीति होनी चाहिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स की। चलिए, अब पीडीएफ में भी मोरलेस ये बातें हैं, थोड़ा अलग तरीके से। एक तो सतत विकास की योजना बनानी चाहिए, ठीक है, और जो कि ऐसी योजना हो जिसमें इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक सारे फैक्टर्स लिए जाने चाहिए। संसाधन दक्षता, स्वच्छ उत्पादन तकनीक और पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इसके अलावा हाँ, ये आप कर सकते हो सिटीजन वाले में, सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा, जनता, नीति निर्माता और व्यवसायों के बीच सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को लेकर शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इसके अलावा पीपीपी, ये हम उद्योग वाला जो पॉइंट है ना, वहां यूज कर सकते हैं। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कोई भी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर के, टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए। ग्रीन टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन, ठीक है। चलिए देखो, ये जो सेकंड केस स्टडी है ये रिपीटेड है, ये शायद आपकी 2019-20 वाले में ये सेम केस स्टडी है। देखो, हमने किए थे ना कि जब सब लोग ही अनएथिकल है, अनैतिक हैं, तो केवल हम नैतिक हो जाएंगे तो क्या करेंगे। इस पे वही क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज अलग है। तो ये मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने एंड पे देख लीजिएगा, फिर भी किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। और आते हैं हमारी आज की तीसरी केस स्टडी के ऊपर।
वैसे जो ये तीसरी केस स्टडी है ये भी 2018 का एक फैजी अहमद जो आईएएस ऑफिसर हैं उनसे उनका केस है, उससे शायद मिलता जुलता सा ये मामला है, 2018 का है। ये केस स्टडी उससे भी पहले आ गई थी। चलिए, क्योंकि ऐसी चीजें शायद विभागों में होती रहती हैं। तो ये यौन उत्पीड़न का एक झूठे मामले के ऊपर एक केस स्टडी है कि आप एक सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं। पहली चीज आप क्या हैं? आप सख्त और ईमानदार अधिकारी हैं, और आपका तबादला एक ऐसे जिले में हुआ है जो अपनी अक्षमता और संवेदनहीनता के लिए जाना जाता है। जब आप वहां जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उसका मुख्य कारण ही है कर्मचारियों का एक वर्ग जो कि इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता करता है। अब ये लोग क्या है, ना तो ये खुद काम करते हैं ना ये दूसरों को काम करने देते हैं। पहले तो आपने उन्हें अपने तरीके से समझाया, नहीं माने तो उनको आप लोगों ने वार्निंग दी, और जब वो फिर भी नहीं माने तो आपने उन्हें एक शो कॉज नोटिस, कारण बताओ अपने इनडिसिप्लिन का, ये नोटिस उनको पकड़ा दिया। नोटिस पकड़ाने का मतलब है चीजें रिटर्न में चली गई। अब नोटिस पकड़ाने के बाद जो ये उपद्रवी थे, जो ना काम करते थे खुद ना किसी और को करने देते थे, उन्होंने अपने बीच की एक महिला कर्मचारी को उकसाया कि वह महिला आयोग में आपके खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करवा दे। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने आपके शो कॉज नोटिस और जो आप उन्हें डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहे थे उसके खिलाफ उन्होंने सोचा कि आपको ही डरा दिया जाए, आपके ऊपर ही दबाव डाल दिया जाए। अब महिला ने आपकी शिकायत कर दी, जाहिर सी बात है, महिला को इन लोगों ने उकसाया है, उसने शिकायत कर दी है। अब महिला शिकायत किसके पास करेगी? नेशनल वुमेन कमीशन के पास, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास उसने शिकायत कर दी। अब भाई जब उनके पास शिकायत आई तो उन्होंने आपसे स्पष्टीकरण मांगा। अब आपको और ज्यादा प्रॉब्लम तब हो गई जब ये मामले में मीडिया भी इन्वॉल्व हो गया, मीडिया को भी पता चल गया। अब इस तिथि को संभालने के लिए आपके पास कुछ विकल्प हो सकते हैं। तो हमें अब इसके स्टडी में हमने देख लिया है कि आपने अपने विभाग के जो कुछ कनिष्ठ अधिकारी हैं, जूनियर्स हैं, जो ना खुद काम कर रहे हैं, जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं, जिनकी वजह से आपका जो डिपार्टमेंट है उस पे उसके ऊपर से लोगों का विश्वास जा रहा है, जिससे उसकी दक्षता या एफिशिएंसी कम हो रही है, आपने उनको पहले चेतावनी दी, फिर आपने उनके खिलाफ थोड़ी कार्रवाई कर दी, आपने उनको नोटिस दे दिया। आपसे बदला लेने के लिए उन्होंने आपके अगेंस्ट एक फेक केस लगा दिया। अब उस फेक केस की बात की आपने अपने साथ की, अपने से जूनियर या आपके साथ की कोई महिला कर्मचारी, उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया है पॉश एक्ट 2012 के तहत, सॉरी 2012 नहीं, पॉश एक्ट के तहत, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट के तहत आपने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया है, विशाखा गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, तो ये बात मीडिया में भी आ जाती है और इससे आपकी प्रतिष्ठा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपके पास कुछ विकल्प है। आपको ये बताना है कि आपको इन सभी विकल्पों का मूल्यांकन करना है और सबसे अच्छा या बेहतर तरीका भी सुझाना है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं। इस स्थिति में हमारे पास, हमारे सामने कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं, एक बार तो हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास नैतिक दुविधा है वह है चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास नैतिक दुविधाएं कौन कौन सी। सबसे पहले एक तरफ है आपकी सत्यनिष्ठा, आपकी इंटीग्रिटी, जो आपको ये कहती है कि आपको अपने विभाग में अनुशासन कायम रखना चाहिए, और दूसरी तरफ है आपका सम्मान या प्रतिष्ठा, क्योंकि ये मामला जो है
यौन उत्पीड़न का है। और इंडिया में ये बहुत, इंडिया में क्या कहीं पर भी, पर इंडिया में खासकर ये एक ऐसा मामला है जिसका अनफॉर्चुनेटली लोग संवेदनाएं तो रखते हैं पर इसके मजे भी बहुत लिए जाते हैं। तो इसलिए आपकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है, आपका सम्मान भी दांव पर है। तो आपके पास ये दुविधा है, आपके सामने ये दुविधा है कि आप अपनी सत्यनिष्ठा पे कायम रहते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई करें या फिर अपना सम्मान, अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए पीछे हट जाए। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा है विधि का शासन। इसमें पूछा नहीं गया है, पर चूंकि ये थोड़ा सा इस तरीके का केस है कि अगर ऐसे केस आ जाए और उन्हें पूछे जाएं तो इस तरीके की नैतिक दुविधाएं निकल सकती हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि नैतिक दुविधाएं हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनका पता लगाते हैं। दूसरा क्या हो सकता है? विधि का शासन बनाम भीड़ का शासन। भीड़ माने कनिष्ठ अधिकारी, ठीक है, वो क्या चाहते हैं कि कार्य में दक्षता ना हो, काम करना ही ना पड़े। विधि क्या कहती है कि आपको अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। और इन सबकी वजह से क्या होता है? सबकी वजह से सबसे ज्यादा जो सफर करता है वो है हमारी जनता। सबसे ज्यादा अगर कोई सफर करती है तो दूसरा, तीसरा क्या है? एक तरफ तो है साहस, कि आप में अगर साहस है कि जो भी ये ट्रायल होगी, मीडिया में खबर गई है तो मीडिया का तो काम ही है, मीडिया ट्रायल मतलब उनके ना हाथ है ना पैर है, ना उनके पास कोई न्यूज है, ना उसके पीछे कोई एविडेंस है। तो मीडिया ट्रायल हमारी सच्चाई है, एक चीज की मीडिया ट्रायल। और दूसरा, क्या आप में साहस है मीडिया ट्रायल का भी सामना कर लें? आप हर दूसरे दिन महिला आयोग के पास जाएं और अपनी सफाई दें, बताएं कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, और आप अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करें। या फिर आप अपनी सुविधा देखते हैं, सुविधा को देखते हुए आप शो कोज नोटिस वापस ले लेते हैं, पर्सनल लेवल पे उनसे बात करते, बोलो छोड़ो यार, और वुमेन को कहते हैं कि आप भी अपने, आप जानते हैं आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, फेक केस है, तो आप अपना केस वापस ले लीजिए। तो एक्सपीडेंसी, सुविधा, आप दबाव के आगे झुक जाते हैं। चौथा यहाँ पे जो मुद्दा निकल के आता है वो आता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत। क्योंकि आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, जो वो महिला है वो आपकी जूनियर है, तो एक जो नैतिक दुविधा निकल के आ सकती है, ये आप कह रहे हैं कि मामला फेक है और उसके पीछे का आप कारण बता रहे हैं। हो सकता है मामला फेक ना हो सकता है कि आपके प्रभाव के कारण महिला को अपनी बात कहने का मौका ना मिले, या ये भी हो सकता है कि चूंकि मीडिया में आपका जो मतलब रेपुटेशन है वो ऑलरेडी गिर गई है, वो दांव पे लग गई है, तो आपको पूरा मौका ना मिले, तो उल्लंघन हो जाए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की। जो बोलता है क्या होना चाहिए? कहता है ऑडी अल्ट्रम, सुनवाई का अधिकार, यानी कि हर एक पक्ष को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार होना चाहिए और हर एक पक्ष की बात सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे हो सकते हैं हमारे नैतिक दुविधाएं। अब देखते हैं हमारे सामने विकल्प कौन कौन से थे। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा बनाम प्रतिष्ठा, ये हम लोगों ने सब देख लिए। आयोग को अपना स्पष्टीकरण दे और अनुशासनात्मक कार्रवाई में ढील दे दे। इसका मतलब सीधा सा ये है कि आप उन्हें बताएं कि ऐसा कुछ नहीं है, और साथ में ही पीछे से आप निगोशिएशन कर लें, आप समझौता कर लें, और जो डिसिप्लिनरी एक्शन, शो कॉज नोटिस, ये सब आपने दिया है, आप उस पे भी ढील दें। आप ऐसा मतलब उसको छोड़ दीजिए, अब उनको जाने दीजिए, ये वाली बात है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो मीडिया ट्रायल चल रही है उसमें कमी आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए, टेम्पररी, आपका जो तनाव है वो कम हो सकता है। अल्पकाल में आपका तनाव कम हो सकता है। ठीक है,
और दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि जो महिला है आप उनसे कहें तो अपना केस वापस ले लें और ये पूरा का पूरा मामला रफा दफा हो जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म विपक्ष इसका क्या हो सकता है, डीमेरिट क्या हो सकती है? कहीं ना कहीं ये आपकी सत्यनिष्ठा के साथ समझौता है। दूसरा, कहीं ना कहीं ये समझौता है लोगों के विश्वास के साथ जो आपके विभाग की अनुशासनहीनता और दक्षता में कमी की वजह से उसके प्रभाव झेल रहे हैं। देखिए, कोई भी प्रशासन है वो लोगों के लिए काम करता है, अगर वो अपना काम ठीक नहीं करता है तो हजारों लाखों लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है। उन्हें समस्याएं होती हैं अपनी दिनचर्या में भी और वैसे भी काम करने में। तो ये अनुशासनहीन जो कर्मचारी है उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा और एक खराब मिसाल कायम करेगा। ये जनता के साथ भी धोखा है, मैंने ऑलरेडी ये पॉइंट आपको बता दिया है कैसे। अब इसके अलावा और क्या, आयोग की अनदेखी करना और अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ दृढ़ता से आगे बढ़ना। आप बोलेंगे कि भाई मैं तो एक आईएएस ऑफिसर हूं, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मैं आयोग के पास जाके हाजिरी क्यों लगाऊं, मैं किसी भी बात का जवाब क्यों दूं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया। तो आपके पास नोटिस आया और आपने वो नोटिस पे कोई कार्रवाई नहीं करी, आपने बस अपना टेबल खोला और उस नोटिस को वहां पे डाल दिया। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा, पहली चीज तो, और आप ऐसा करते भी हैं, और दूसरा आप अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखते हैं, तो एक चीज तो ये होगी कि अनुशासन जल्दी लागू होगा। जो कर्मचारी है उन्हें भी समझ में आएगा कि आप जो है वो झुकने वाले नहीं हैं, तो आपका साहस दिखेगा, आप दबाव में आने वाले नहीं। लेकिन लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आप जिस आयोग की अवहेलना कर रहे हैं या अनदेखी कर रहे हैं वो एक लीगल बॉडी है, ठीक है, एक विधिक संस्था है और ये कंटेम्प्ट है, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है और ऐसा करना इलीगल भी है और ये नैतिक रूप से भी गलत है। फिर हमने बात करी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहां आपको अपना पक्ष रखने का अगर अधिकार है तो वो जो महिला अभी तक सिद्ध नहीं जिसका हुआ है कि उसने फेक केस किया है, उसे भी अपना बात रखने का अधिकार है। तो ये अगर आप अनदेखी करते हैं तो ये जवाबदेही के सिद्धांत के, नोलन के अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल के खिलाफ भी जाता है और इसे आपके अहंकार के रूप में भी देखा जाएगा। इसके अलावा आप जो डिसिप्लिनरी एक्शन लेने चले थे तो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल के तहत आपके ही खिलाफ आचार उल्लंघन के लिए कंटेम्प्ट का केस लग जाएगा, आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू हो जाएंगे। तो आप अपने डिसिप्लिनरी एक्शंस को देखेंगे कि आप अपने कनिष्ठ अधिकारी है उनको संभालेंगे, और इससे आपको कानूनी दंड, मैंने बताया क्योंकि इलीगल है, वो मिल सकता है। अगला विकल्प क्या दिया है, अपने वरिष्ठों को जानकारी देना, उनसे निर्देश मांगना और उसके अनुसार कार्य करना। अब अगर आप ऐसा करते हैं, आप ये मान सकते हैं कि जो आपके वरिष्ठ हैं उन्हें, उनके पास ऑब्जेक्टिविटी, प्रूडेंस आपसे ज्यादा होगा, उनके पास वस्तुनिष्ठा अधिक होगी, उनके पास विवेक अधिक होगा, तो वो जो आपको मार्गदर्शन देंगे वो सही होगा। फिर अगर आप अपने वरिष्ठों से बात करते हैं तो यानी कि एक हायरार्की का, पद सोपान का सम्मान किया जा रहा है और पारदर्शिता जो भी हो रहा है उसके बारे में एक पारदर्शिता बनाई जा रही है, तो पारदर्शिता और संस्थागत समर्थन सुनिश्चित हो जाएगा और आप पर कोई एक तरफा पक्षपात का आरोप भी नहीं लगाएगा। लेकिन इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं, एक तो न्याय में देरी हो सकती है, जस्टिस डिलेड, क्योंकि आप रिपोर्ट देंगे फिर ऊपर से कोई जवाब आएगा, उसके बाद मतलब एक पूरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से चीजें चलेंगी, पूरी प्रशासनात्मक प्रक्रिया से चीजें चलेंगी। ये भी हो सकता है कि वरिष्ठ आपसे कहे कि आपको समझौता कर लेना चाहिए, ये भी एक आपके सामने समस्या खड़ी है। अब अतिरिक्त विकल्प क्या हो सकता है,
कि आप महिला आयोग के साथ पूर्ण सहयोग करें और साथ ही उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन अनुशासनात्मक कार्रवाई को भी जारी रखें। ठीक है, तो ये क्या दिखाएगा कि पहले तो आप महिला आयोग के साथ सहयोग कीजिए और फिर ड्यू प्रोसेस का यूज करते हुए डिसिप्लिनरी एक्शन को भी जारी रखिए। तो ये दिखाता है कि आपका उचित प्रक्रिया के प्रति आपके मन में सम्मान है, आप लॉ का, आप जो प्रोसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की है, इसके अलावा जो सिस्टम है, आपके कोड ऑफ कंडक्ट है, उनका आप सम्मान करते हैं। और आपको दूसरी चीज क्या करनी है कि आपको जो कंप्लेनियंट है, जो महिला है, उनकी गरिमा और गोपनीयता की रक्षा करनी है और साथ ही मलेशियस, मेलाफाइड, बोनाफाइड, मैंने बताया था दुर्भावनापूर्ण जो उनके इरादे हैं उनको भी उजागर करना है। तो ये एक विकल्प हो सकते हैं। चौथा में हमसे पूछा है ना कि क्या विकल्प हो सकते हैं, तो हमने बताया कि महिला आयोग के साथ संपूर्ण सहयोग रखेंगे और साथ में ये कार्रवाई करेंगे। आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो ये कानून का शासन और सत्यनिष्ठा बनाए रखने में मदद करता है और मीडिया जनता की नजर में भी उच्चता बनाने में मदद रखता है। मतलब सिंपल सी बात है। आपसे फोर्थ जो पूछा गया यहाँ पे वो ये पूछा गया है कि किसी अन्य संभावित विकल्प का सुझाव दे। तीन विकल्प थे ना, स्पष्टीकरण दे और ढील बरते, उसके बाद अनदेखी करे या डिसिप्लिनरी एक्शन, वरिष्ठ को जानकारी दे। अब आपने एक विकल्प क्या दे दिया, अन्य संभावित विकल्प पूछा था, आपने विकल्प दे दिया कि आप जो है आप महिला आयोग के साथ पूरा कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। ये विकल्प आपने दे दिया ना, महिला आयोग के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और साथ में कार्रवाई जारी रखेंगे। तो ये तो हुआ इसका आंसर। आपने इन सबका मूल्यांकन कर लिया साथ साथ। और सबसे अच्छा तरीका, मतलब अब बताना है कि आप क्या सॉल्यूशन अपनाते। तो आप कहेंगे कि मैं जो ये चौथा सॉल्यूशन है ये अपनाऊंगा और लेकिन इसको आप डिटेल में बताएं कि सबसे पहले, मतलब स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। आपके पास अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है, रिकॉर्डिंग्स है, या जैसे आपने शो कोज नोटिस दिया जिसके बाद आप पे ये केस चला जो कि दुर्भावना या मलेशियस इंटेंट को दिखाता है, तो आप उन सभी डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, दस्तावेजीकरण करेंगे। दूसरा, कानून की अनुपालना करते हुए आप महिला आयोग को पूरी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करेंगे सारे सबूतों के साथ। और तीसरा, अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी रखेंगे और अनुशासनात्मक कार्यवाही उचित माध्यमों से होगी। ठीक है, इसके अलावा शिकायतकर्ता की गरिमा की रक्षा करते हुए दुर्भावनापूर्ण इरादा उजागर करेंगे और साथ ही स्वतंत्र जांच की भी अनुरोध प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका रहेगा। चलिए, तो ये मतलब जो हम लोगों ने बताया ना विकल्प क्या होगा। अब इस क्वेश्चन में देखो कैसे काम होता है। जो पूछा गया वहां पे कि अन्य विकल्प क्या हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं कि अन्य विकल्प होगा महिला आयोग के साथ सहयोग करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखना। फिर पूछा गया कि कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका और क्या होगा, तो कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका जो हमने विकल्प सुझाया, चौथा विकल्प जैसे बताया, वो होगा जिसमें निम्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तब ये 1 2 3 4 करके स्टेप्स, इसलिए आपको यहाँ पे ये रिपीटेशन लगेगी, 1 2 3 4 करके स्टेप्स लिखे जा सकते हैं। चलिए आते हैं हमारी चौथी केस स्टडी पे, फोर्थ केस स्टडी की बात करते हैं। तो ये जो केस स्टडी है ये बात करती है सत्यनिष्ठा बनाम संगठनात्मक कर्तव्य की। ठीक है, यानी कि आपकी इंटीग्रिटी क्या कहती है और दूसरा
आपका आपकी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो ड्यूटी है, फिड्यूशियरी ड्यूटी या न्यासी कर्तव्य, वो क्या कहता है, उसके ऊपर ये बात करती है। तो चलिए इसकी बात करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसी कंपनी के सीईओ हैं जो सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक आइटम, विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्माण करता है। एक सेकेंड, आपने विभाग को इन उपकरणों की आपूर्ति के लिए अपनी बोली जमा की है। आपके प्रस्ताव की गुणवत्ता और लागत सभी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर है, यानी कि आपके पास क्या है, योग्यता है, पहली चीज मेरिट है। ठीक है, आप सरकारी विभाग से डील कर रहे हैं तो यहाँ पे जनता का हित भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब भी गवर्नमेंट की बात आएगी तो वहां पे लोगों का इंटरेस्ट भी आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट होती ही लोगों के लिए। लेकिन फिर भी जो अधिकारी हैं वो आपसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। रिश्वत लेना और रिश्वत देना, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम के तहत क्या है, अपराध है। आपके पास प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आप अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे एक बेहतर फुट पे फ्रंट पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी आपसे रिश्वत मांगी जा रही है। अगर आप रिश्वत, आपको पता है कि आपको रिश्वत नहीं देनी चाहिए, ठीक है, पहली बात तो ये है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये ऑर्डर मिलना आपके और आपकी कंपनी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी आपके स्वयं का भी एक हित इधर शामिल है। क्या हित है? अगर ऑर्डर नहीं मिला तो प्रोडक्शन लाइन बंद हो जाएगी। प्रोडक्शन लाइन बंद होने का मतलब है कि हजारों युवाओं का रोजगार चला जाएगा, जो यहाँ काम करते हैं, युवा कह लीजिए आप, कर्मचारी या एम्प्लॉइज कह लीजिए, उनके परिवार भूखे मर जाएंगे और आपका भी करियर दांव पर लग जाएगा। अब आप रिश्वत देना नहीं चाहते, अब रिश्वत देने और ऑर्डर प्राप्त करने या रिश्वत नहीं देने और ऑर्डर खोने के जोखिम उठाने, दोनों के पक्ष में वैध तर्क दिए जा सकते हैं। और अब ये तर्क क्या हो सकते हैं, मतलब अगर रिश्वत दे तो क्यों दे, और रिश्वत अगर नहीं दे तो क्यों नहीं दे, दोनों को आपको वैलिड दिखाना है। रिश्वत देना क्यों सही है, रिश्वत देना क्यों सही नहीं है, और ये दिखाते हुए इसके बाद आपको बताना है कि एक बेहतर तरीका, सॉल्यूशन क्या होगा। मतलब पहला तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है और सॉल्यूशन क्या होगा, और उस सॉल्यूशन को आपको मतलब अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसकी रूपरेखा बतानी। ठीक है, सबसे पहले तो बताना है कि रिश्वत दे या नहीं दे। तो पहले हमारे पास मान लीजिए कि तीन ही रास्ते हैं। पहला रास्ता हमारे पास है रिश्वत देने का, दूसरा रास्ता और तीसरा रास्ता जो हम आगे बताएंगे। अब अगर वो रिश्वत दे देता है उससे क्या होगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि इस केस स्टडी में क्या रिश्वत देना सही नहीं है? आपको पता है कि आपका जो साधन है वो सही है, आपको पता है कि आप जिस प्रोडक्ट के लिए, उत्पाद के लिए रिश्वत दे रहे हैं वो उत्पाद विभाग के लिए भी सही है और जनता के लिए भी सही है। तो यहां रिश्वत देने से किसी प्रकार की संगठनात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस के तो कोई चांस होते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट पहले से ही अच्छा है तो किसी को उससे नुकसान नहीं होगा। परंतु अगर आप रिश्वत नहीं देते हैं तो सबसे पहले उल्लंघन होता है उपयोगितावाद के सिद्धांत का। और उपयोगितावाद के सिद्धांत का उल्लंघन कैसे होता है? उपयोगितावाद का सिद्धांत ये बोलता है कि एक तरफ तो आप हैं, आपकी नैतिकता जिसके लिए रिश्वत देना, दूसरी तरफ वो हजारों परिवार जिनके घर में जो कमाने वाले हैं वो आपकी प्रोडक्शन लाइन में काम कर रहे हैं। तो अगर आपके रिश्वत देने से उन हजारों परिवारों का पेट भरा जाता है, उनसे उनका रोजगार नहीं छीना जाता है, तो आपका रिश्वत देना सही होगा। तो एक हम बात कर सकते हैं
उपयोगितावाद की यहाँ पे, ठीक है, इसलिए रिश्वत देना सही है। दूसरा हम बात कर सकते हैं व्यवहारिकता की। उपयोगितावाद की हमने बात करी, माफ कीजिएगा, उपयोगितावाद यहाँ नहीं, थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो गई। यहाँ पे दूसरा हम बात कर सकते हैं व्यवहारिकता की, आइडियलिज्म, प्रेगमेटिज्म की। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जीवन में जीवन की जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसे देखकर ही चलना सही रहेगा। तो यहाँ पे पूर्ण आइडियलिज्म, कंप्लीट आइडियलिज्म की कोई रिश्वत नहीं लेना है, ना कोई रिश्वत देना है, अगर आप इस पे चलते हैं तो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी बंद हो जाएगी। वहीं अगर आप सच्चाई को एक्सेप्ट कर लें, और सच्चाई ये है कि सब कुछ होते हुए भी करप्शन, भ्रष्टाचार ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुका है, तो फिर व्यवहारिकता जो है उसके तराजू में तोल के देखें तो रिश्वत देना सही लगता है। और क्या कारण हो सकते हैं? आप अपना स्वयं का आत्म संरक्षण करने के लिए तो इगोइस्टिक हेडोनिज्म, अहमवादी सुखवाद, उसकी अनुपालना कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो रिश्वत देना सही लगता है। और इसके अलावा आपका न्यासी कर्तव्य क्या है कि क्या आप अपनी कंपनी को बंद करा देंगे? आपने अच्छा काम किया, कम लागत पे आप अच्छी गुणवत्ता की चीज दे रहे हैं, तो आप अपनी जगह सही है, फिर भी आप अपनी कंपनी को बंद करवा देंगे, तो आप उल्लंघन कर रहे हैं अपने न्यासी कर्तव्य को। तो आपके न्यासी कर्तव्य, इनको ध्यान में रखते हुए रिश्वत देना सही यहाँ पे प्रतीत होता है। और आपको पता है कि अगर आपकी कंपनी ये ऑर्डर जीत जाती है तो कंपनी की स्थिति मजबूत हो जाएगी और भविष्य में आपको और व्यापार के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की वित्तीय स्थिरता, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट, और इसके साथ साथ कर्मचारियों की नौकरी, ये सब भी इस पर टिका हुआ है। चलिए अब आगे बात करते हैं रिश्वत देने से इनकार करना, ये कहां तक सही है। मान लीजिए अब मैंने आपको अभी तो बहुत इमोशनल करके बताया कि क्यों रिश्वत दे देनी चाहिए। अब जरा आपके इमोशंस को बदलते हैं। आप एक बात बताइए, आपकी कंपनी ने आज एक प्रोडक्ट बनाया, बहुत मेहनत करी, दिन रात मेहनत करी, अच्छा प्रोडक्ट बनाया। जब वो उसे बाजार में लेके गया, मान लीजिए कि, माफ कीजिएगा, विभाग के पास लेके गया क्लियरेंस के लिए, रिश्वत मांगी हुई, आपने रिश्वत दे दी। अब फाइल एक विभाग से दूसरे विभाग में गई, उन्होंने बोला कि भाई अब थोड़ा चाय पानी यहां भी दो, आपने वहां भी फाइल दे दी। उसके बाद मान लीजिए कि वो जो उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट हैं, वो खरीदे गए और उनका इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर कोई ऑफिसर्स की टीम आ गई, उन्हें भी पता है कि यहाँ से कमाई हो सकती है, और जहां आप ये प्रोडक्ट बना रहे थे वहां उन्होंने एक शोकोज नोटिस लगा दिया, बोला ये यूनिट तो बंद करेंगे। उन्हें पता है कि आप रिश्वत देते हैं, इतनी जानकारी इंटरनल मैकेनिज्म से उन्हें मिल गई है। क्या वो आपको शांति से उत्पादन करने देंगे? क्या एक बार की दी हुई रिश्वत, उसका हर्जाना आपको आगे तक नहीं बढ़ना पड़ेगा? अच्छा, मान लीजिए इस बार आप मना कर देते हैं, मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मैं आप लोगों की बात नहीं मानूंगा। क्या उन्हें जानकारी नहीं है पहले रिश्वत दी गई है? अब जब उन्हें पता है कि पहले रिश्वत दी गई है, तो आपने चाहे कितनी ही अच्छी गुणवत्ता के प्रोडक्ट्स उनको दिए हो, क्या वो आप पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत रिश्वत देने के जुर्म में आपको फंसा नहीं सकते? वो कहे कि जबरदस्ती आपने ये रिश्वत देने की कोशिश की है, हमने नहीं ली है, आपने कोशिश की है, आप फिर फंस जाएंगे। तब आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा का क्या होगा? कर्मचारियों की नौकरी तो तब भी जाएगी। ऐसे ही केस स्टडीज में घूम जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिश्वत देने से इनकार करते हो तो दीर्घ काल में ये एक सही चलन को दिखाता है। सही काम के बदले साधन, अगर आपका साधन की सुचिता है
तो साध्य की भी शुचिता होनी चाहिए, मीन्स और एंड दोनों क्लीन होने चाहिए, जैसा कि गांधी जी ने बोला। और कांट क्या कहते हैं कि ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, और कांट ये भी कहते हैं कि साध्य जो है वो अगर सही है तो साधन अपने आप सही हो जाएगा। ये साध्य की शुचिता की बात करते हैं। तो कांट के सिद्धांत को देखते हुए रिश्वत देने से इनकार करना सही प्रतीत होगा। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1988 के तहत आप जानते हैं कि ये लीगल भी है। आप जो कर रहे हैं वो कानूनी है, आपको ऐसा ही करना चाहिए। एक नागरिक होने के नाते कानून का पालन करना चाहिए। भ्रष्टाचार जो अधिनियम है वो कहता है कि आपको रिश्वत नहीं देनी चाहिए, तो आप रिश्वत नहीं दे रहे हैं। और ये आपका इम्पार्शियल प्रोफेशनल बिहेवियर भी दिखाता है। ये दिखाता है कि आप, वो जो दूसरी कंपनियां, उनकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो रिश्वत नहीं मांग रही है, आप उनके फेयर चांसेस के साथ भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको गुणवत्ता सही लग रही है पर वो गवर्नमेंट के पैरामीटर पे सही नहीं है, पर आपने रिश्वत दे दी। कोई दूसरी कंपनी है, अगली बार उसकी गुणवत्ता या उसी वक्त उसकी गुणवत्ता गवर्नमेंट के पैरामीटर्स पे सही है, लेकिन आप रिश्वत देकर उससे वो अपॉर्चुनिटी मतलब छीन लेंगे। इसलिए आपके निष्पक्ष व्यावसायिक व्यवहार का प्रदर्शन भी करती है। दीर्घ काल में जब आप एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करते हैं कि आप कोई भी गलत तरीके से अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच रहे हैं, तो आपके साथ निष्पक्ष जो स्टेक होल्डर्स हैं, इंटीग्रिटी, जो आपकी सत्यनिष्ठा वाले जो स्टेक होल्डर्स है, हितधारक है, निष्पक्ष उपभोक्ता, वो आपके साथ जुड़ेंगे और आपकी कंपनी का एक, कहते हैं ना, अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन, सम्मानित रेपुटेशन, इसकी सम्मान होगा। तो आपकी एथिकल जो इंटीग्रिटी है, नैतिक अखंडता, वो बनी रहेगी और दीर्घकालिक स्थिरता भी आएगी, क्योंकि उसके बाद आपको नैतिक भागीदार, ग्राहक और कर्मचारी आप आकर्षित करेंगे। अब इससे बाहर निकलने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि एक एथिकल कॉन्वर्सेशन की जाए और अगर कुछ भी समाधान ना हो तो फिर विसल ब्लोअर करा जाए और सुरक्षा की मांग करी जाए, और विसल ब्लोअर थ्रू प्रॉपर चैनल, सही प्रक्रिया का पालन करते हुए विसल ब्लोइंग करनी चाहिए। सैद्धांतिक वार्ता, आप जो विभाग है उसके वरिष्ठ अधिकारियों के पास जा सकते हैं, प्रॉपर फाइल लेकर, आपके कॉस्ट बेनिफिट जो एनालिसिस है वो लेकर, आपका प्रोडक्ट की क्या उसकी विशेषताएं हैं, कैसे वो बेहतर है, और ये सारे जो फाइल, ये डॉक्यूमेंट है, जो प्रूफ है, ये आप दिखा सकते हैं सीनियर को, उनसे मीटिंग कर सकते हैं और उन्हें समझा सकते हैं कि कैसे आपसे इस प्रोडक्ट के लिए क्या मांगी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है। आप अपनी उच्च गुणवत्ता और लागत को दर्शा सकते हैं। जब ये आप इन उच्च अधिकारियों से जुड़ते हैं तब आप पद सोपान की अनुपालना कर रहे हैं, और पद सोपान की अनुपालना करते हुए आप इस मामले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आप उन्हें ये भी बताते हैं कि कैसे आप पर रिश्वत के लिए बार बार दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है पद सोपान, इसकी अनुपालना करते हुए आप आगे बढ़ा सकते हैं। और जब कुछ भी ना हो, जब फिर भी दबाव बना रहे और दुर्भाग्यपूर्ण वरिष्ठ अधिकारी भी मिले हों उन अधिकारियों से जो आपसे रिश्वत मांग रहे हैं, तब आप आंतरिक रूप से सूचना पहुंचा सकते हैं सीवीसी को, सतर्कता आयोग को, और अपने लिए विसल ब्लोअर सुरक्षा मांग सकते हैं अंडर विसल ब्लोअर एक्ट। ठीक है, तो यही तीसरे तरीके के फायदे क्या है कि ये अखंडता और प्रतिष्ठा सुरक्षित करती है, और कंपनी एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी कल्चर, जवाबदेही कल्चर और ट्रांसपेरेंसी, उसको बढ़ावा देने में योगदान करती है। और ये विचारधारा, यही भागीदारी, ग्राहक और कर्मचारियों को जो समान विचारधारा वाले हैं उनको अपनी ओर दीर्घकाल में आकर्षित करेगी।
चलिए आते हैं हमारी आज की अगली केस स्टडी पे। चलिए, अब ये केस स्टडी क्या कह रही है कि रामेश्वर एक प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा, तो रामेश्वर जो है, रामेश्वर जी ने यूपीएससी का एग्जाम दिया है, और यूपीएससी का जब एग्जाम उन्होंने दिया था तो उन्हें कहते हैं ना, बगीचा हरा ही हरा दिख रहा था, हर जगह गुलाब दिख रहे थे। एग्जाम दिया, एग्जाम पास हो गया, लबासना में ट्रेनिंग हुई, वहां पे खूब बढ़िया से लोक प्रशासन और एथिक्स की पढ़ाई करी। अब एथिक्स की पढ़ाई करके, लोक प्रशासन की पढ़ाई करके उन्हें लगा कि हम जाएंगे और हम पूरा सिस्टम दुरुस्त कर देंगे। तो वो पहले दिन अपने विभाग में जाते हैं। वहां पे जब वो जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि चीजें उतनी भी सुखद नहीं है जितनी उन्होंने कल्पना की थी, यानी कि गुलाब के साथ तो कांटे भी हैं। फिर उसने अपने आवंटित विभाग में कई कुप्रथाओं को देखा। तो पहले तो उसने ये देखा कि योजनाओं और अनुदानों के तहत धन का गबन किया जा रहा है। देखो, धन के गबन का मतलब है कि भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 भ्रष्टाचार किया जा रहा है। तो अगर ऐसा किया जा रहा है तो आवश्यकता क्या है कि विभागीय कार्यवाही करी जाए और शो कोज नोटिस, कारण बताओ नोटिस, जो भी मतलब अधिकारी इसमें शामिल हैं, आपके जो कनिष्ठ अधिकारी हैं, उनके खिलाफ लागू किया जाए, जारी किया जाए। पहली चीज तो ये। दूसरी समस्या क्या देखी है? तो ये पहली समस्या देखी है। दूसरी समस्या देखी है कि अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा व्यक्तिगत जरूरतों के लिए सरकारी सुविधाओं का बार बार उपयोग किया जा रहा है। तो जी देखिए, जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है वो सरकारी व्हीकल स्पेशली, जैसे गाड़ियां जो मिलती हैं ऑफिसर्स को, और वो उनके पर्सनल यूज को पूरी तरीके से बैन करता है, प्रतिबंध लगाता है। पर आपके ऑफिस में ऐसा हो रहा है। अब मान लीजिए आपके ऑफिस में आपके जूनियर्स इस तरीके से कर रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं? आप पहले तो उन्हें एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दीजिए, कड़ी चेतावनी दीजिए। इसके अलावा आप एक लॉग सिस्टम, कब व्हीकल निकल रहा है, कब आ रहा है, एक एंट्री जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम या ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जा सकते हैं। व्हीकल्स में जीपीएस और जीआईएस का भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। फिर तीसरी बड़ी समस्या क्या थी? तो दूसरी समस्या, मैं आपको समस्याएं और उनके समाधान जानबूझ के बताती जा रही हूँ। जब हमारा क्वेश्चन का आंसर हम लोग को करना होगा तो हमसे कार्यवाही का रास्ता पूछा जाएगा। तो यहाँ हमें पता होगा कि ये पॉइंट्स हमें बताने, हमें ये भी पता होगा कि समस्याएं कहाँ से दिखी हैं और समस्याओं के समाधान हमने किन लाइंस पे सोचे। ओके, नेक्स्ट। कुछ समय बाद उसने देखा कि कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया रिक्रूटमेंट प्रोसेस मानक के अनुरूप नहीं थी। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस मानक के अनुरूप ना होने का मतलब है कि ये एक तरीके का पक्षपात दिखाता है, ये जनता के साथ धोरे वाली धोखाधड़ी को दर्शाता है। ये दिखाता है कि आप अपने संविधान जो है, आप अपनी सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी आपके विभाग की कॉम्प्रोमाइज है। क्योंकि पता चलता है कि संभावित उम्मीदवारों को एक परीक्षा लिखनी होती थी, रिटन एग्जाम है, लेकिन उसमें भी बहुत अधिक नकल की जा रही है, यानी कि अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसमें वो एक्ट लग गया अनफेयर मीन वाला। और परीक्षा में कुछ उम्मीदवारों को बाहरी मदद भी दी गई थी। तो जो बाहरी मदद देने में, पहले तो उनके खिलाफ एफआईआर होगी, और जो आपके विभाग के लोग शामिल हैं उनके खिलाफ क्या हो सकता है? विभागीय कार्यवाही। अब नकल से बचने के लिए, पारदर्शिता रखने के लिए, एक तो थर्ड पार्टी की निष्पक्ष निगरानी, मॉनिटरिंग, जैसे होता है ना फ्लाइंग स्क्वाड्स आती है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए,
ऐसे कोई थर्ड पार्टी विभाग के ना हो, विभाग के तो मिली भगत से काम कर रहे हैं, वो आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि एक टीम आए और वो परीक्षा के टाइम पे जांच करती रहे। कैमरे लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और परीक्षा ऑनलाइन करवाई जा सकती है। तो ये कुछ चीजें करी जा सकती हैं। अब आप अपने वरिष्ठों को ये बात बताते हैं, अब वो आपसे कहते हैं कि आप कृपा करके अपने आंख, कान और मुंह बंद रखिए और इन सब चीजों को अनदेखा करके चलिए, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं उसमें सीनियर भी इंक्लूडेड है। तो रमेश को बहुत ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। अब वो आपके पास आते हैं सलाह लेने, उन्हें पता है आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आप अभी तक लबासना नहीं गए हैं, आपने अभी तक सिस्टम नहीं देखा है, लेकिन आपने एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो वो आपके पास आते हैं और वो आपसे कहते हैं कि बताओ क्या किया जाए। तो अब आपको उन्हें वो सब विकल्प बताने हैं जो आपको लगता है कि इस परिस्थिति में उपलब्ध हैं। अब आप इन विकल्पों का मूल्यांकन करें, माने हर विकल्प की मेरिट और डीमेरिट देनी है। आपको कोर्स ऑफ एक्शन के लिए आपको अल्टरनेटिव बताने, अल्टरनेटिव वर्स्ट टू वेस्ट बताने हैं, फिर उनकी मेरिट टू डीमेरिट बतानी है, और फिर बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले तो विकल्प कौन कौन से, चलो वर्स्ट टू बेस्ट नॉर्मली सोचते हैं। सबसे पहले तो आप भी इस सिस्टम का पार्ट बन जाए, एक तो सोल्यूशन ये हो सकता है। दूसरा, आप अपने आंख कान वास्तव में बंद रखें, मतलब स्टेटस को मेंटेन करें। एक तो स्वयं उसका हिस्सा बन जाए, स्वयं नकल करवाएं। दूसरा, उसका पार्ट बन जाए, ठीक है। तीसरा विकल्प क्या हो सकता है, सोचिए तीसरा विकल्प क्या हो सकता है इस परिस्थिति में। तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि आप डायरेक्ट कन्फ्रंट कर लें, सीधा सामना करें। और फिर आता है एक चौथा विकल्प, उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले कि कुप्रथा में स्वयं शामिल हो जाएं या उन्हें अनदेखा करें, दोनों ही के पॉजिटिव तो यही रहेंगे। दोनों चीजों में पॉजिटिव नेगेटिव थोड़े बहुत आप अपने हिसाब से, इस तरीके के क्वेश्चन आए, कुछ डिमेरिट्स मेरिट्स आप एक साइड में एक में लिख दें, बाकी इनके जनरली सेम होते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का मेरिट जो है वो ये है कि पर्सनल आपका करियर, और अभी अभी आप आए हैं सर्विस में तो किसी से आपका टकराव नहीं होगा, ठीक है, आपका करियर सुरक्षित रहेगा और आपको निजी तौर पे किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेगेटिव देखें तो आप नोलन के सिद्धांत पढ़ के आए हैं, ठीक है, आपने पढ़ा है इंटीग्रिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए। तो नोलन के सिद्धांतों के विपरीत है सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी के विपरीत है। और आपकी संस्था की जो निष्ठा है, सत्यनिष्ठा है और विश्वास है, उस पर एक गहरी चोट है ये, क्योंकि लोगों के साथ धोखा हो रहा है और आपको ये इट विल अमाउंट टू कॉग्निटिव डिसोनेंस, संज्ञानात्मक कुसंगति है, उसका सामना करना पड़ जाएगा। और इसके अलावा आपको इस तरीके का काम करना आपकी कर्तव्य विमुखता ये दर्शाता है। यहाँ पे कुप्रथा में अगर आप शामिल हो जाते हैं तो एक और नेगेटिव पॉइंट क्या लिखा जा सकता है, हेडोनिस्टिक टेंडेंसीज आर स्लिपरी स्लोप, अहमवादी सुखवादी प्रवृत्तियां, अहमवादी नहीं सुखवादी प्रवृत्तियां फिसलन भरा रास्ता है। आप एक बार इस भ्रष्ट सिस्टम, भ्रष्ट व्यवस्था में खुद पार्ट बन जाते हैं तो कब आपके ऊपर कार्रवाई हो, कब आप धीरे धीरे अपने नैतिकता को, अपने नैतिक मूल्यों को खोते जाएं, आपको पता नहीं चलता, आपको अंदाजा नहीं लगता उस चीज का। तो दो तो ये है। तीसरा है कि आप कुप्रथाओं का सीधा सामना करें। अगर आप उन्हें डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं तो एक तो ये आपका साहस, आपका करेज दिखाता है, और दूसरा ये आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। फिर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मतलब है कि इमीडिएट कार्रवाई हो जाएगी, तत्कालीन कार्रवाई और तत्कालीन पोटेंशियल रिफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन विपक्ष में क्या है,
आपके खुद के सीनियर्स, आपके जो साथ के कलीग है, सब आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। आपने अभी अभी आए हो, आप नए नए हो लबासना से, अभी तो सिस्टम सही से समझा भी नहीं है आपने। उसके अलावा आपने जब उनको सामने से कन्फ्रंट ही कर लिया, तो वो क्यों आपको कोई साक्ष्य एकत्र करने देंगे? तो साक्ष्य एकत्र करना चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा होगा। अब आपकी सफलता इस बात पे निर्भर करती है कि क्या कोई ऐसा वरिष्ठ अधिकारी आपका है जो आपकी बात पे इस चीज में आपका साथ दे। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि आप अपने सीनियर से बात करें। अब जब आप अपने सीनियर से बात करेंगे तो आप ये मान के चलिए, हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो सीनियर्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो सही में सत्यनिष्ठ होंगे, सही में ईमानदार होंगे। तो ऐसे सीनियर्स से आपको कार्यवाही का सही तरीका समझ में आएगा, ऐसी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है वो आप समझ सकेंगे। उनके अनुभव और बुद्धिमत्ता से आपको लाभ मिलेगा, प्रणाली को समझना आपके लिए आसान होगा। लेकिन ये हो सकता है कि जो वो आपके गुरु, आपके मेंटोर या सीनियर है, वो ऑलरेडी सिस्टम से इतना हार चुके हो कि वो आपसे कहे कि कुछ मत करो, यहाँ कभी कुछ नहीं बदलने वाला, केवल अपना काम सही तरीके से करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो एक तरीके की निष्क्रियता की सलाह आपको दी जा सकती है। तीसरा, आप विसल ब्लो कर सकते हो, यानी जनता, मीडिया और संबंधित अधिकारियों के सामने भ्रष्टाचार को आप उजागर करते हैं। अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो सकता है कि जो पोटेंशियल कानूनी कार्रवाई है, लीगल जो कार्रवाई है, वो जल्दी हो। और दूसरा, लोगों की तरफ से भी सिस्टमैटिक रिफॉर्म, मतलब जो व्यवस्था चलती आ रही है उसमें सुधार के लिए दबाव बनाए जाए। पर इसके नेगेटिव क्या हो सकते हैं? नेगेटिव ये है कि आपके जो लोग हैं, उनका सरकार के प्रति, उनका आपके विभाग के प्रति विश्वास वो खत्म हो जाएगा। आपकी संस्था की प्रतिष्ठा को, सम्मान को एक गहरा धक्का लगेगा, आघात पहुंचेगा। और बिना इंटरनल मेजर्स लिए, स्वयं अंदर से प्रयास किए बिना अपने संस्था का इस तरीके से नाम उछालना आपकी संस्था के प्रति धोखा प्रतीत होगा। आपको धमकी मिल सकती है, उत्पीड़न मिल सकता है, और आपका जो पर्सनल रिस्क है वो बहुत बढ़ जाएगा। अगला क्या किया जा सकता है? अगला हो सकता है दस्तावेजीकरण और गुमनाम रूप से रिपोर्ट करना। इसके पक्ष में है कि आप गुमनामी बनाए रखें और आप रिपोर्ट कर दे अपने सीनियर्स को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा तो बनी रहती है, और वहीं आपको ये भी पता चल जाता है कि अधिकारी, मीडिया या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन तक ये बात पहुंच गई है। पर इसके कॉन्स क्या क्या है? रेगुलर मॉनिटरिंग कौन करेगा? अगर आप बता ही नहीं सकते किसी को कि मैंने जो है ये रिपोर्ट सबमिट करी है या मैंने ये कंप्लेन करी है, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे और आगे के सबूत प्रदान करने की भी आपकी क्षमता सीमित रहेगी। अब सबसे उपयुक्त विकल्प क्या हो सकता है? देखिए, सबसे उपयुक्त विकल्प हम बोलेंगे विकल्प 1, 2, यानी कि आप दस्तावेज पहले, सबसे पहले तो पूरे मामले को लेकर आप जांच करें, अपने स्वयं के स्तर पर जांच करें, और उससे जो भी आपको सबूत मिलते हैं उनको आप डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना शुरू करें, दस्तावेजीकरण शुरू करें। ये सारी जांच के हिसाब से, माध्यम से आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों से सलाह लें कि क्या किया जा सकता है। जब आपको सलाह मिल जाए, आप रिपोर्ट सबमिट करा दें, तो फिर आप मामले को आंतरिक रूप से आगे बढ़ाएं। और क्या किया जा सकता है कि एक तो आप जो ये रिपोर्ट है ये आप अपने चीफ सेक्रेटरी को सबमिट कर दीजिएगा। दूसरा, आप अपने स्तर पर, मैंने बताया था कि जो निजी वाहनों का प्रयोग हो रहा है तो जब निजी वाहनों का प्रयोग हो रहा है तो लोक डिवाइस, जीपीएस और जीआईएस का प्रयोग करें। जो धन का गबन हो रहा है तो वहां पे शो कॉज नोटिस और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, विभागीय कार्यवाही करें। तीसरा काम क्या हो रहा था कि जो परीक्षा में धांधली हो रही है तो आप सीसीटीवी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आंतरिक फिर
प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए उच्च अधिकारियों को एक फॉर्मल कंप्लेन आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया चीफ सेक्रेटरी को, और विसल ब्लोअर अधिनियम के तहत अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं, अपने लिए सुरक्षा की मांग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की 5वीं केस स्टडी। जरा 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अभी शुरू करते हैं बस। चलिए शुरू करते हैं। और आते हैं हमारी आज की आखिरी केस स्टडी पे, जो चौथी केस स्टडी है हमारी, सॉरी 5वीं केस स्टडी है। हमारे देश में ग्रामीण लोगों का कस्बों और शहरों की और पलायन तेजी से बढ़ रहा है। तो मतलब बेसिकली माइग्रेशन की यहाँ बात हो रही है, जो पलायन हो रहा है कहाँ, गांव से शहर की तरफ। इसको हम कह सकते हैं, ये क्या है, पुश एंड पुल, पुश एंड पुल थ्योरी, पुश एंड पुल थ्योरी। आप सब लोगों ने माइग्रेशन प्रवास वाले चैप्टर में ये थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा कि कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमें किसी जगह के प्रति आकर्षित करते हैं और हम वहां जाते हैं, और कुछ ऐसे कारक होते हैं जो हमें किसी जगह से दूर करते हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। और यही किसी भी देश में, और खासकर भारत जैसे विकासशील देश में, गांवों से शहरों की ओर पलायन का कारण बनते हैं। तो हमारे देश में ग्रामीण लोगों का कस्बों और शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या दर्शा रहा है, बढ़ते शहरीकरण को। अब इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में गंभीर समस्याएं आ रही हैं। बिल्कुल सही बात है, जहां गांव में ब्रेन ड्रेन की समस्या है, वहां शहरों में भी तो झुग्गी झोपड़ियों की, बढ़ते अपराध की समस्याएं हैं। अब चीजें अनियंत्रित होती जा रही हैं। क्या आप इस समस्या का विस्तार से विश्लेषण कर सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये न केवल सामाजिक आर्थिक बल्कि भावनात्मक और व्यवहारिक कारक भी कारण है इस पलायन के। मतलब आपको बताना है कि ये जो समस्या है, इस समस्या के कारण सिर्फ सोशल और इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक नहीं है। सामाजिक और आर्थिक कारण का मतलब कि रोजगार के अवसर, एक उच्च गुणवत्ता का जीवन, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचनाएं हैं, पर कि भावनात्मक भी है। भावनात्मक में हम बढ़ते वैश्वीकरण की बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो एक ये है कि भाई एक अच्छा जीवन, उसको लेके जो हमारी एस्पिरेशंस होती है, उनकी बात करी जा सकती।
तो पहले हमें बताना है, विश्लेषण करना है, उसके बाद हमें स्पष्ट रूप से बताना है कि क्यों शिक्षित युवा शहरी क्षेत्र में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके लिए हमें सोशो इकोनॉमिक, इसके अलावा इमोशनल और एस्पिरेशनल, भावनात्मक और व्यावहारिक, हर तरीके के कारण बताने। मुझे पता है कि सामाजिक और आर्थिक ये आप सब लोग अच्छे से कर लोगे, भूमिहीन गरीब लोग, लेकिन इमोशनल और एस्पिरेशनल इनको जरा सोचिएगा। अभी एक बार अपने ये क्वेश्चन आई होप पढ़ा होगा, तो जब हम ये फिनिश करें तो पॉज करके अपनी तरफ से ये पॉइंट सोचो और 1 2 3 4 करके साइड में लिख के देखो। दूसरा, भूमिहीन गरीब लोग भी शहर की मलिन बस्तियों की ओर जा रहे हैं, यहाँ तक कि किसान अपनी जमीन बेच रहे हैं और छोटे मोटे काम करने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं। तो आप इस देश को इस गंभीर समस्या से नियंत्रित करने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम सुझा सकते हैं जो प्रभावी होंगे? तो देखिए, सोशो इकोनॉमिक कारण कौन कौन से हो सकते हैं? कृषि केवल जीवन निर्वाह मात्र बची है, केवल सस्टेनेबल है, मानसून आधारित है। गांव, गांव कौन सी भूमि होती है? गांव ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां 50% से अधिक लोग प्राथमिक या प्राइमरी सेक्टर के अंदर लगे हों। तो कृषि एक प्राइमरी सेक्टर का व्यवसाय है। जब कृषि जो है उसमें हमें क्या मिलता है? डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, छुपी हुई बेरोजगारी। फिर कृषि की क्या समस्या है कि ये बहुत ज्यादा मानसून आधारित है। फिर कृषि सिर्फ सस्टेनेबल है, हैंड टू माउथ, केवल मतलब ये ना कि जितना उगाया उतना खा लिया, उससे आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। रिग्रेसिव है, केवल जीवन निर्वाह का तरीका बनी हुई है। जो जोत है उनके जो आकार है वो छोटे होते जा रहे हैं, इसलिए बड़ी तकनीकों का भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो एक तो कृषि का पिछड़ापन, दूसरा बढ़ती शिक्षा। अब इसमें दो तरीके से सोचिए, एक तो शिक्षा बढ़ गई है तो रोजगार के लिए शहर में जाना है, और दूसरा आप शिक्षित हैं या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली भावी पीढ़ी उसे शिक्षा मिले। वो शिक्षा के भी जो केंद्र है वो शहर में है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के फॉर्म में हो, कॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे अच्छे स्कूलों की फॉर्म में हो। तो इसलिए आपको शहर में जाना उचित लगता है और ये पलायन हो रहा है। अब आप शिक्षित हो गए तो आपको अगर व्हाइट कॉलर जॉब करनी है, एक अच्छी आईटी कंपनी में आपको काम करना है, तो आपको शहरों की तरफ जाना पड़ेगा। और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, आप जानते हैं ब्लिंकिट, जेप्टो, जोमेटो, स्विगी, सब कुछ, इसके अलावा मेट्रो, अब तो रैपिड ट्रेन, इसके अलावा नमो भारत, ट्रांजिट, सब कुछ आपको शहरों में मिलता है। अनफॉर्चुनेटली गांव से उस तरीके की कनेक्टिविटी नहीं है, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। माइंड यू, मैं हरियाणा के गांव की बात नहीं कर रही हूँ। हरियाणा पूरी तरीके से वो दिल्ली को चारों तरफ से हरियाणा ने मतलब कहते हैं ना घेरा हुआ है, तो आप हरियाणा पे मत लेके जाइएगा, और आप पूरे देश के पर्सपेक्टिव से इस बात को सोचिए। तो कौन से, तो ये कुछ समस्याएं हैं। अगर इमोशनल एस्पिरेशंस की बात करें तो हर एक व्यक्ति की आज के समय पे भविष्य को लेके कुछ उम्मीदें हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं, खासकर अपने बच्चों को लेकर कि भाई हमारा जीवन कैसा ही रहा पर इनका जीवन तो बेहतर होना चाहिए। दूसरा, शहर में रहना, आजकल सोशल प्रेस्टीज का भी, भाई हम शहर में रहते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। तीसरा, ये पॉइंट यहाँ लिखा नहीं है मैंने, पर मैरिज मार्केट, ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। जैसे उदाहरण स्वरूप हरियाणा में, मतलब अगर शादी करनी है हमें तो हम तो तब शादी करेंगे जब लड़का शहर में रहता होगा, हम अपनी लड़की की गांव में शादी नहीं करना चाहते। उसके लिए कुछ लोगों को मजबूरी में पलायन करना पड़ता है। और बढ़ता वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, जिससे बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं, जिससे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गया है, वो एक कारण है। बढ़ता उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म, आपको सब कुछ चाहिए, हर चीज टिप पे होनी चाहिए, मतलब कॉल किया और आपके नीचे तुरंत खाना आ जाए, सब कुछ आपको मिले। ये सुविधाएं अभी तक गांव में नहीं पहुंची हैं, तो ये एक कारण है। और सोशल मीडिया, दिखावे का कल्चर, सुबह उठते ही कि मैं तो
ग्रीन टी भी पी रही हूँ, उसके बाद मैं चिया सीड्स खाती हूँ, और गाँव में ढूंढ रहे हो भैया ये चिया सीड कहाँ मिलेंगे, तो आपको लगता है, तो आपकी एस्पिरेशन ये होते हैं इमोशनल, यानी कि आसपास का समाज जिस तरीके से चल रहा है वो कैसे आप पर दबाव डालता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कारक, कृषि संकट, बुनियादी ढांचे की कमी, नौकरी के अवसर, भावनात्मक में जीवन शैली, आधुनिक जीवन शैली, सामाजिक प्रतिष्ठा। युवा कृषि को पिछड़ा और अलाभकारी मानते हैं, कुछ हद तक सही है, लेकिन कुछ हद तक हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जहां पे सही तरीके से और सही टेक्नोलॉजीज का यूज करके जब एग्रीकल्चर किया गया है तो उसके फायदे भी हमें देखने को मिले हैं। इसके अलावा ग्रामीण जातिवाद, हाँ ये एक मुद्दा जातिवाद है, और जाति के पदानुक्रम में आपको सम्मान की हानि है। देन आपको शहरों में फ्रीडम है, माई लाइफ माई चॉइस, मैं मेरी मर्जी से जीऊंगा, वो फ्रीडम आपको अभी तक गांव में नहीं है, क्योंकि गांव में फिर भी जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जो संरचना है समाज की, वो फिर भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें अभी भी एक जवाबदेही है। लेकिन शहरों में ऐसा देखने को मिला है कि थोड़ी फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से जी सकते हो। गांव में एक संस्कृति है और आपको उस संस्कृति को पालन करना पड़ता है, इसके अपने ही अच्छे प्रभाव हैं और बुरे प्रभाव हैं। तो यहाँ पे हम उसके बुरे प्रभाव की एक बात कर सकते हैं कि आपको लग सकता है कि आपके पास स्वतंत्रता कम है। अब शिक्षित युवा शहरी क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। अब सोशो इकोनॉमिक कारण आप खुद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, उच्च जीवन की गुणवत्ता होनी चाहिए, और इसके अलावा वहां पे उन्हें ज्यादा जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना ढांचे मिलते हैं। वही इमोशनल या एस्पिरेशनल देखें तो कृषि को पिछड़ापन माना जाता है, एक टैबू माना जाता है। वैश्वीकरण आपकी बात कर सकते हैं, आप बढ़ती जो यूथ है, युवा, उसकी जरूरतों की बात कर सकते हैं, कैसे उसमें उपभोक्तावाद बढ़ता जा रहा है। तो ये एक कारण इसके इमोशनल हो सकते हैं। अब भूमिहीन गरीब जो हैं वो क्यों जा रहे हैं, तो देखिए भूमिहीन गरीब जा रहे हैं। भूमिहीन गरीब एक जो मतलब भारत में सर्वे हुआ उसके अनुसार सबसे ज्यादा, चलो पहले सोशो इकोनॉमिक तो हम समझते हैं, सोशो इकोनॉमिक तो एक तो जमीन नहीं है उनके पास, उसके बाद मनरेगा स्कीम जो है, मनरेगा स्कीम के तहत उसमें कई लूप होल है, केवल कुछ दिनों का रोजगार मिलता है। देन अगर ये लोग एग्रीकल्चर में भी कहीं लेबर करते हैं तो केवल कुछ दिनों का रोजगार है, बाकी दिनों की इनको चिंता है कि कैसे काम चलेगा। ठीक है, और इसीलिए उन्हें लगता है कि जीवन जीने के लिए काम करना जरूरी है। तो सामाजिक आर्थिक कारण ये है। अगर आप इमोशनल कारण की बात करें तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल की एक एंजाइटी, एक दबाव, जीवन निर्वाह करने का दबाव आपको इस ग्रुप पर महसूस होता है। दूसरा वही उनमें होता है कि हमारा जीवन चाहे कैसे रहा, पर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छा जीवन मिलना चाहिए। एक कारण है जातिगत भेदभाव, जिसके कारण ये पलायन हो रहा है। अगला है किसानों की जमीन बेचना और शहरों में छोटी मोटी नौकरियां करना। इसके मुख्य कारण है कि एक तो इसका जो कारण है सोशो इकोनॉमिक कारण, वो ये है कि कृषि जो है उसमें समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है। दूसरा, किसान कर्जा लेता है और कर्ज के कुचक्र में फंस जाता है, कर्जे को उतारने के लिए दूसरा कर्ज उसे लेना पड़ता है। क्रॉप अगर फेल हो जाती है, फसल अगर फेल हो जाती है, तो मानसून आधारित कृषि है, तो कृषि पर निर्भरता और कृषि का किसी भी तरीके से सपोर्ट ना कर पाना, इस कारण से वो अपनी जमीन बेचकर शहरों में कुछ काम करने के लिए सोचता है। दूसरा है कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आप जानते हैं कि शहरों के आसपास जो किसानों की भूमि है उनके दाम बढ़ जाते हैं, तो उसका जो एक लालच है, प्रलोभन है, वो उसे मजबूर तो नहीं पर लेकिन उसे उकसाता है कि वो उस जमीन को बेचे और शहर में या तो एक अच्छा घर बना ले या कोई गाड़ी खरीद ले। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट का, आप लोगों ने सुना होगा, उनके जो गांव है वहां पे क्या स्थिति हो गई है। देन किसानों में कौशल की, स्किल्स की भी कमी है।
ठीक है। व्यवहारिक कदम क्या हो सकते हैं? एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा सकता है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग और मतलब कृषि प्रसंस्करण, एग्रो प्रोसेसिंग के तहत, यानी कि आप जो है कृषि को केवल फसल लगाने तक ना सीमित रखें, आप उसमें बागवानी भी इंक्लूड कर सकते हैं, आप उसमें पशुधन को भी इंक्लूड करिए, उसमें आप छोटे छोटे फूड प्रोसेसिंग के प्लांट, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज यूनिट ये बनाई जा सकती है। इसके अलावा गांव में छोटे उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जा सकता है। एमएसपी और फसल बीमा सुनिश्चित कीजिए। कौशल और रोजगार सृजन, लोगों को स्किल डेवलपमेंट का मौका दीजिए और मनरेगा के तहत मतलब आप उन्हें स्किल डेवलपमेंट का मौका दीजिए, उन्हें लोन दीजिए ताकि उनकी सहायता की जा सके। इसके अलावा शहरों में, क्योंकि वो पलायन तो हो रहा है, तो जो शहरीकरण है उसी में बैलेंस करने की जरूरत है और इसके लिए टियर 2 और टियर 3 शहरों का विकास किया जाए और लोगों में कृषि की गरिमा को वापस बहाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही गांव का जो सामाजिक ढांचा है उसमें भी कुछ सुधार करने की जरूरत है, जिसमें खासकर आता है कि जातिवाद और असमानता, इन दोनों को समाप्त किया जाए। जो ये सोपान है, एक डिस्क्रिमिनेशन, पद सोपान, एक हायरार्की बनी हुई है सोशल, उसे कम करने की आवश्यकता है। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज क्लास। ये थी हमारी आज की लास्ट केस स्टडी। आई होप आप सब लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी और सब कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब तो वैसे भी केस स्टडी काफी सिंपल चल रही है, किसी को भी किसी तरीके का कोई डाउट हो, आप लोग 26 अप्रैल से पहले ये वीडियो देख रहे हैं या फिर अपने एग्जाम्स के बाद आप कभी ये वीडियो देख रहे हैं, एथिक्स में जब भी आप केस स्टडीज करें तो आप वो डाउट पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।